हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक भूसन्नति जियोसिंक्लाइन। तो आइए हम देखते हैं कि भूसन्नति क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और भूसन्नति किसके निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर स्थित ये लंबे संकरे उथले जलीय भाग जिनमें निरंतर तलछटों के जमाव के साथ धंसाव भी होता रहता है को भूसन्नति कहते हैं। यानी पृथ्वी पे वह लंबा एक तरह से ये संकरा उथला जलीय भाग होता है जिसमें तलछट यानी जो नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसके जमाव और उसके जमाव के धंसाव द्वारा दबाव द्वारा क्या होता है कि भूसन्नति की उत्पत्ति होती है और उसे हम भूसन्नति कहते हैं। भूगर्भिक इतिहास के भौगोलिक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि पृथ्वी पर प्रारंभिक काल में दृढ़ स्थलीय भाग स्थिर रहे हैं जिन्हें दृढ़ भूखंड कहा गया है। इनके विपरीत भू अभिनतियां निरंतर परिवर्तनशील तथा गतिशील रही हैं। इस प्रकार के जलपूर्ण परिवर्तनशील उथले भाग जिनमें तलछट का जमाव होता है रहता है को भू अभिनति या भूसन्नति कहा गया है। आगे देखते हैं। भूसन्नति की संकल्पना का उद्भव, पर्वतों की उत्पत्ति, निर्माण इत्यादि प्रक्रियाओं की व्याख्या हेतु प्रस्तुत किया गया, जो कालांतर में नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति सम्यक अवधारणाओं को समझाने में सहायक सिद्ध हुआ। अर्थात जो भूसन्नति है, इसी भूसन्नति के फलस्वरूप या इसकी उत्पत्ति के फलस्वरूप ये जो माना जाता है, इसके फलस्वरूप जो है पर्वतों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति में कई उभयनिष्ठ परिस्थितियां जैसे पर्वतीय चट्टानों का निर्माण, अवसादों के निक्षेपण द्वारा होना, अत्यधिक दबाव के कारण इनमें धंसाव व वलन की क्रिया का पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि भूसन्नतियों से ही जो वलित पर्वतों की रचना हुई है, वो जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन है, उन सब की रचना जो है इन्हीं भूसन्नतियों में ही देखने को मिलता है। वर्तमान में जितने भी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं यहाँ वो किसी न किसी भूसन्नति से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए भूसन्नतियों को वलित पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। इस वजह से ये जो मुख्य ये टॉपिक है या ये जो लाइन है वलित पर्वतों का पालना, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितने भी भूसन्नतियां हैं वे सभी किसी न किसी वलित पर्वत को जन्म देती हैं। इसलिए इन भूसन्नतियों को हम वलित पर्वतों का पालना या हम कह सकते हैं कि ये जितने भी पर्वत उत्पन्न हुए हैं या पर्वतों का विकास स्थल कहा जा सकता है। आगे देखते हैं भूसन्नति की क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को देखते हैं। ये दिया है कि ये जो है गतिशील छिछले जलीय भाग होते हैं, यानी जो भूसन्नतियां होती हैं वो बिल्कुल स्थिर नहीं है कि एक स्थान पर वे स्थिर रहती हैं, वो गतिशील होती हैं। समयानुसार कालांतर में वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे गति भी करती हैं और ये जो होते हैं छिछले जलीय भाग होते हैं। ये है फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा भूसन्नतियों की स्थिति, आकार तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। जितने भी भूसन्नतियां हैं, जो विवर्तनिक हलचलें जो पृथ्वी की आंतरिक कह सकते हैं कि जो आंतरिक शक्तियों द्वारा जो भी क्रियाशील या क्रियाएं हो रही हैं, उसके कारण उसके फलस्वरूप जो होता है भूसन्नतियों की जो स्थिति है, उसका जो आकार है वो उसका जो विस्तार है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास से गुजरती हैं। जितने भी भूसन्नतियां हैं वर्तमान समय में पृथ्वी पे जितनी भी भूसन्नतियां हैं वे एक लंबे इतिहास में या कहें कि एक लंबे समय में उनका निर्माण हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल एकाएक या फिर अचानक से नहीं भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। बहुत लंबा समय लगता है भूसन्नतियों के निर्माण में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके दोनों ओर दृढ़ भूखंड स्थित होते हैं। जितने भी हमें भूसन्नतियां देखने को मिलती हैं, भूसन्नतियां जो स्थित ही होती हैं वो दो विशाल खंड या दो विशाल स्थल खंडों के मध्य में भी जितनी भी भूसन्नतियां स्थित होती हैं वो दो विशाल खंडों के मध्य में स्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व के अधिकांश वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। ये पॉइंट याद रखने योग्य है कि जितने भी वर्तमान में हमें अधिकांशतः वलित पर्वत देखने को मिलते हैं, इनका निर्माण इन्हीं भूसन्नतियों के फलस्वरूप हुआ है। इसीलिए इसीलिए भूसन्नतियों को पर्वतों का या वलित पर्वतों का पालना कहा जाता है।
वर्तमान समय में जितने भी हमें नवीन वलित पर्वत जैसे हो गया रॉकीज हो गया उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका में स्थित हो गया एंडीज पर्वत, यूरोप में हमें यूराल पर्वत देखने को मिलेगा, और हो गया हिमालय पर्वत, जो जितने भी हम देख रहे हैं ये सारे के सारे किसी न किसी भूसन्नति में ही इनका निर्माण हुआ है। इसीलिए इनको भूसन्नतियों को कहा जाता है पर्वतों का पालना, या नवीन वलित पर्वतों का पालना कहा जाता है। आगे देखते हैं भूसन्नति की संकल्पनाएं। कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन। देखिए, जो भूसन्नति की संकल्पना है इसका सूत्रपात एक अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री जेम्स हाल ने 1850 में किया था, परंतु इसका नामकरण डाना महोदय ने किया था। इस प्रकार इस संकल्पना को हाल व डाना का संयुक्त प्रयास भी कहा जा सकता है। यानी भूसन्नति की जो संकल्पना या पहला जो कंसेप्ट दिया था ये विचार इस पर प्रस्तुत किया हाल व डाना महोदय ने। यद्यपि भूसन्नति संकल्पना का सिद्धांत रूप में प्रतिपादन करने एवं इसका विशद विवेचना यानी इसको एक सिद्धांत बनाने या उस पर विस्तृत अपना व्याख्यान देने का श्रेय जो है ये जाता है हाग एवं कोबर महोदय को। हाग एवं कोबर ने भूसन्नति से कैसे पर्वतों की उत्पत्ति होती है, कितने स्टेज होते हैं, इस पे काफी विस्तृत रूप में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को हम अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम भूसन्नति की अवस्थाएं देख लेते हैं। स्टेज ऑफ जियोसिंक्लाइन। विभिन्न विद्वानों द्वारा भूसन्नति में अवसादन की प्रक्रिया के प्रारंभ से लेकर पर्वतों के निर्माण तक की प्रक्रिया को साधारण तौर पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जितने भी विद्वान हैं इस जियोसिंक्लाइन पे कैसे पर्वतों की उत्पत्ति हुई इससे संबंधित बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत अपने अपने विचार दिए, व्यक्त किए। तो उसमें लगभग सभी ने 3 स्टेज बताए हैं, 3 अवस्थाओं को बताया है। इन अवस्थाओं को हम देखते हैं। देखिए, ये 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भूसन्नति अवस्था। इसे लिथोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि ये भूसन्नति तथा पर्वत निर्माण की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था होती है, और इस अवस्था में भूसन्नति की उत्पत्ति, इसमें तलहट का जमाव तथा तलों का धसाव होता है। जैसे ये पहली अवस्था है तो पहली अवस्था में ये जो 2 स्थल खंड है, दोनों स्थल खंडों के बीच में कोई भी भूसन्नति का निर्माण होता है या भूसन्नति जो होती है जियोसिंक्लाइन वो स्थिर होता है। तो समयानुसार क्या होता है कि इन दोनों स्थल खंडों से आने वाली जो नदियां होती हैं, नदियों द्वारा लाके इसमें निक्षेपों का या कहें कि अवसादों का जमाव किया जाता रहता है। तो यही जो निक्षेपों का इसमें जमाव होता है, इन जमावों की वजह से इस पे दबाव पड़ता है और धीरे धीरे तलछटों के दबाव की वजह से ये अवतल होता जाता है। इसकी गहराई क्या होती है, बढ़ती जाती है, ये और नीचे दबता जाता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये पर्वत निर्माण की पहली अवस्था होती है, या फिर कहें कि जियोसिंक्लाइन होता है उसके गहराई बढ़ने की पहले ये अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है कि तलछटों का जमाव होता रहता है। ये ऊपर जो होता है ये होता है सागर तल ये जो जल क्षेत्र होता है, और ये जो होते हैं और इसमें अवसाद जमा होते रहते हैं। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं। पहली अवस्था में ये हमें देखने को मिलता है। हमें दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरा अवस्था है, इसे हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी अवस्था, यानी पर्वत निर्माण की अवस्था धीरे धीरे इसमें स्टार्ट हो जाती है। ये जो पर्वत निर्माणकारी अवस्था है ओरोजेनेसिस, इस अवस्था में क्या होता है कि ये जो अग्रदेश है, इन्हें अग्रदेश कहा जाता है, जो महाद्वीपीय कह सकते हैं कि स्थल खंड का भाग है, इसमें क्या होता है कि इसमें गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो मलबा इसमें इकट्ठा रहता है, इस मलबे पे या कहें कि इस अवसादों पे दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने की वजह से इसमें सबसे पहले किनारे की तरफ से मोड़ पड़ना या वलन पड़ना स्टार्ट होता है। तो इस वलन के फलस्वरूप इसमें हमें सबसे पहले ये जो भी अग्रदेश है, अग्रदेश के किनारे वाले भागों में वलन या कहें कि पर्वत निर्माणकारी दशा हमें देखने को मिलती है, या पर्वतों की उत्पत्ति शुरू होती है। तो सबसे पहले मोड़ हमें इन्हीं अग्रदेशों में दिखाई पड़ता है, और बीच का भाग जो रहता है अभी इस पे प्रभाव अभी उतना नहीं रहता है, तो ये भाग समतल रहता है। इसे कहते हैं ये बीच वाला भाग होता है इसे मध्य पिंड के नाम से जानते हैं। तो मध्य पिंड में अभी उतना दबाव नहीं होने की वजह से इसमें अभी मोड़ नहीं पड़ा रहता है। ये जो प्रक्रिया है वलन की प्रक्रिया, यह संपीडनात्मक बलों की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी जितना तेज गति से ये दोनों अग्रदेश एक दूसरे के पास आएंगे उतने ही
तीव्र गति से या तेज गति से क्या होता है कि इसमें वलन पड़ेगा, और यदि बल और अधिक तेज होता है तो इसमें ये मध्य पिंड भी जो है इसमें भी वलन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो थर्ड स्टेज है विकास की अवस्था या ग्लिप्टोजेनेसिस के नाम से इसे जानते हैं, इसमें क्या होता है कि इसे हम विकास की अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो पर्वत होते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति या कहें कि पर्वतों का विकास पूर्ण हो जाता है। इसमें जो मध्य पिंड भी रहता है ये भी अवलन के प्रभाव में आके इसमें भी ये पूरी तरह से पूरा प्रभाव में आ जाता है, और सब में हमें वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। तो यहाँ भी पर्वतों का पूरा विकास हो जाता है। इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें क्या होता है कि विकास के साथ साथ, विकास तो पर्वतों का विकास पूर्ण हो चुका है, विकास के साथ साथ जो भी अनाच्छादन शक्तियां हैं, अनाच्छादन शक्तियां भी इस पे क्रियाशील हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये जितनी भी पर्वतों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है, इन पर्वतों पे अनाच्छादन शक्तियां कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं और धीरे धीरे इनका अपरदन शुरू हो जाता है। वर्तमान समय में जो है हिमालय है ये अपने थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है, यानी ग्लिप्टोजेनेसिस जो स्टेज है इसमें आ चुका है, उसका विकास भी पूर्ण हो चुका है। और साथ ही साथ क्या है कि अनाच्छादन कार्य शक्तियां भी उस पर क्रियाशील हो गई हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखेंगे, दूसरा पार्ट, उसमें हम देखेंगे कोबर का पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।